हाय बच्चों, तो इस इम्पॉर्टेंट सेट में मैं आपके सामने फिर से कुछ और क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको घबराना नहीं है कि सर सिर्फ एमसीक्यू बना रहे हैं। मैं पहले सारे सेट का एमसीक्यू क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को भी 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और 2-3 चैप्टर जो हिस्ट्री के जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उनका मैं वन शॉट वीडियो नोट्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके लिए भी बिल्कुल आपको चिल रहना है। बस अब अपना काम करते रहिए, पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। उम्मीद है कि आपका सारा परीक्षा अच्छा जा रहा होगा और इसी तरह सोशल साइंस और शायद कंप्यूटर बचा हुआ है वो भी अच्छा जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस। पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, उसी को क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहली घटना तो इसमें देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है 1789 में, ये आपको ही मालूम है। ट्रीटी ऑफ वीना 1815 में हुई है। इटली का यूनिफिकेशन आमतौर पर 1861 बताया जाता है और जर्मनी जो है 71 में हुई है। तो अगर राइट आंसर इसमें हो जाएगा तो 3421। इसमें कहा जाए 2 मुस्लिम ब्रदर्स जिन्होंने गांधी जी के साथ आंदोलन किया था, स्पेशली जो खिलाफत आंदोलन है, तो वो कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। भारत से जो इंडेंचर्ड लेबर गए थे, जिसको हम लोग मैग्रेंट कहते हैं, जो बॉन्डेड लेबर के तौर पे गए या जिसको गिरमिटिया मजदूर भी कह रहे थे, वो कहाँ गए थे? स्पेशली वो कैरिबियन आइलैंड गए थे, अपना त्रिनिदाद टोबैगो वगैरह गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि आप ये बताएं कि इनमें से क्या काउस था जो इंडियन वीविंग इंडस्ट्री के डिक्लाइन का था? भारत का जो बुनकर उद्योग था वो डिक्लाइन कैसे कर गया, उसके पीछे का क्या कारण था? तो क्या ये कौवा की काँव काँव कारण थी या कुछ और था? देखिए, 1850 तक में भारत का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो क्लैप्स कर जाता है, क्योंकि बाहर जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ब्रिटेन वाले लोगों ने वहाँ टैरिफ लगा दिया, आप बेच नहीं सकते हैं। और आपका लोकल मार्केट भी धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ बाहर का प्रोडक्ट आना शुरू हो गया। बाहर मशीन मेड चीप क्लॉथ जो है मैनचेस्टर से इंडिया आ चुका था। तो हो क्या रहा है कि ब्रिटेन ने क्या किया इंडिया के साथ, कि ब्रिटेन का सारा प्रोडक्ट इंडिया आ सकता है लेकिन इंडिया का प्रोडक्ट ब्रिटेन नहीं जा सकता है, और उसमें टैक्स लगेगा, वन वे फ्री ट्रेड। तो अब जब इंडिया आ सकता है इसका मतलब लोकल मार्केट ख़त्म, और जब वहाँ नहीं जा सकता उसका मतलब एक्सपोर्ट मार्केट भी ख़त्म। और इसी टाइम पे ब्रिटेन जो है कॉटन रॉ मटेरियल मंगाते थे अमेरिका से, लेकिन वहाँ सिविल वार हो गया, तो इसके कारण अब वहाँ से मंगाए नहीं जा सकते, तो ये लोग फाइनली भारत से मंगाने लगे, और भारत में इसके कारण रॉ मटेरियल का भी शॉर्टेज हो गया। तो ये सारा का सारा फैक्टर होता है डिक्लाइन का। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहीं ना कहीं इससे मिल जाएगा। किसने कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रेट अबाउट द रिसोर्स? ये बात किसने कही थी? तो ये बात गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में ऐसी इतनी चीज़ पाई जाती है जिससे सारे लोगों की आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन किसी एक इंसान का भी डिज़ायर, इच्छा नहीं पूरा होगा। अगला प्रश्न है कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? मध्य प्रदेश। इसको इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो कुल्स जो है वेस्टर्न हिमालय में है, जो आपका पहाड़ के नीचे जो होता है, बिल्कुल तालाब जैसा जहाँ पानी स्टोर होता है। खादीन्स है जैसलमेर में, आपका जोहाट्स भी है राजस्थान में, लेकिन इनंडेशन चैनल पंजाब में नहीं है। इनंडेशन चैनल उसको कहते हैं कि बड़ी सी नदी होती है, उससे हम लोगों ने अपना नहर निकाल लिया, उसको इनंडेशन चैनल कहते हैं। तो ये आपको पंजाब साइड में कम देखने को मिलेगा, ये आपको बाकी दूसरे क्षेत्र में देखने को मिलता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब लिस्ट में देखना, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में आएगा। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में पावर किसको होता है कानून बनाने का? सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आएगा। एजुकेशन जो है वो कंकरेंट में आएगा। डिफेंस जो है यूनियन में आएगा। आपको मालूम है कि एजुकेशन के साथ साथ मैरिज, आपका वाइल्ड लाइफ, अडॉप्टेशन, डिवोर्स, सब उसी में आता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बात ये साबित करती है कि इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है? क्वासी का मतलब होता है अर्ध संघ, यानी कि भारत में ज़्यादातर जो है फेडरल सिस्टम है। तो देखिए, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होना फेडरलिज्म को शो नहीं कर रहा है। इसमें ये दिखा रहा है कि अर्ध संघ राज है। अर्ध संघ राज का मतलब ये होता है कि आधा आधा संघ है, पूरी तरह से संघ की बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो सेंटर के पास अच्छा ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट भी सेंटर के पास होता है। करेंशियल रेलवे भी सेंटर के साथ होता है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2 एंड 4। व्हाट इज़ द मीन बाई टर्म फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट कहते हैं वैसे लोगों को जो महिला और पुरुष के इक्वल राइट्स पे मानते हैं। 2 स्टेटमेंट जो कि सही है इसमें। पहला बात इसमें ये पूछा जा रहा है आपको कि
दोज पार्टीज दैट आर रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी कैन कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट। तो यही बात गलत है। जो नेशनल पार्टी नहीं है वो भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ सकती है, ऐसा कोई बात इसमें नहीं। हालांकि नेशनल पार्टी को मान्यता इलेक्शन कमीशन देती। तो ए इज़ फॉट बस आर इज़ ट्रू। इनमें से क्या जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से मिसिंग रहता है? कौन सा फैक्टर मिसिंग है? तो इसका राइट आंसर है ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है वहाँ पे। एफिशिएंसी हो सकती है, तेज़ी से काम हो जाए, इफेक्टिवनेस भी रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी मतलब जनता जानना चाहे कि आपने ये काम कैसे किया, तो ये मिसिंग होगा आपको। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेल्थ का और अपॉर्चुनिटी का अलग अलग लोगों के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर अनइक्वली बांटा गया। कौन सा इसमें से मीज़र है जो लिटरेट पॉपुलेशन 7 या ऊपर वाले एज ग्रुप को बता रहा है? तो वो लिटरेसी रेट है। HDI कौन सा चीज़ को बेस्ट, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो HDI को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। HDI कौन निकालता है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा इरिगेशन का मीन्स है जो कि पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर में आएगा? तो वो आपका नहर हो जाता है। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी का एग्जांपल कौन है? तो फार्मिंग है। बेकिंग आपका सेकेंडरी में आ गया, आउटसोर्सिंग टर्सरी में आ गया, बैंकिंग आपका टर्सरी में आ गया। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है? तो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो राइट आंसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बाकी तीनों का तीनों इनफॉर्मल है। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी एक सेट में आपको मिल चुका हो। तो रैन बैक्सी मेडिसिन की कंपनी, टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल की है, फास्टनर नट एंड बोल्ट्स की, इन्फोसिस IT की है। लास्ट प्रश्न ये है कि ये बताइए कि 20वीं सेंचुरी तक प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्री के अंदर किया जा रहा था। सही बात है। ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि देश के ज़्यादातर देशों के बीच में ट्रेड का लैक था, नहीं एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ व्यापार उस ज़माने में नहीं करते थे, इसीलिए सारा चीज़ देश के अंदर चलता था। तो इसका राइट आंसर है कि ये AR करेक्ट भी है एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में मैं फिर एक 20 क्वेश्चन लाऊंगा। मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको इसमें एग्ज़ाम के टाइम में आपसे मैं अनुरोध करूँगा इसको पूरा आराम से देख लीजिए और आपका चैप्टर साथ साथ में रिवीजन करते जाइए। और अगर आपको कोई चैप्टर या कोई टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप 15 मार्च तक जो एग्ज़ाम आपका हो उस तक आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवीजन का मटेरियल है वो अवेलेबल करवा दिया जाए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। हालांकि क्लासेस में सारी चीज़ें करवा दी जा चुकी है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे, वो मिस किए हैं क्लास। खैर कुछ बच्चों ने क्लास किया है, फिर भी मैं क्लास करने के बाद भी आदमी के मन में एक कन्फ्यूज़न, एक डाउट होता है, तो सारे क्लियर करने के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक भी लिख सकते हैं कि ये टॉपिक पे हमको डाउट है, तो मैं वो टॉपिक को आपको कवर कर दूँगा।